हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। साइकोलॉजी में इससे पहली वीडियो जो हमने डाली थी वो वीडियो कौन सी थी? लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमताएं, उनके बारे में थोड़ा मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक होगा अपना विकासात्मक विकार। विकासात्मक विकार से दो पॉइंटों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, उनकी अभी हम बात करेंगे। एक तो ऑटिज्म, जिसको हम स्वालीनता कहते हैं या स्वपरायणता कहते हैं, और दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अभी जल्दी में पूछा गया है वो विकासात्मक विकार का बाह्य विकार, जिसमें ADHD आता है। ADHD से क्वेश्चन CTET में 2 बार आ चुका है। बाकी जो स्वालीनता की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन 2019 में, 2022 में यहाँ से फिर से क्वेश्चन आया है, तो इसकी मैं बात करूँगा। इससे पहले जो पीछे हमने बात की थी उसका हम 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और वो बात हमने किसकी की थी? अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं ये कितनी बताई थी? 4 अधिगम अक्षमताएं। सामान्यतः कितने प्रकार हमें पढ़ने हैं? 4 पढ़ने हैं। इसमें पहला पठन संबंधी, पढ़ने संबंधी विकार, दूसरा लेखन संबंधी विकार, तीसरा गणितीय विकार, और चौथा अपना था संचार या भाषा संबंधी विकार। भाषा संबंधी विकार, ये 4 विकारों की जो हमने बात की थी। अगर किसी बच्चे को पढ़ने संबंधी विकार हो, दिक्कत हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो कौन सा आएगा? पठन विकार, जिसको हम अपठन भी लिख सकते हैं, या तो हम पठन विकार लिखें या अपठन लिखें। लेखन संबंधी विकार लिखें या आलेखन लिखें, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरी बात, पढ़ने संबंधी जो विकार है वो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से बताया था मैंने? डिसलेक्सिया। यानी कि जहां पे लास्ट में लेक्सिया शब्द लगा हो। डिसलेक्सिया हो सकता है, एलेक्सिया हो सकता है, और तीसरा कौन सा बताया था? हाँ, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी है, पठन संबंधी नहीं है। फिर सुनिए आप, ये जो मैं 3 प्रकार आपको बता रहा हूं लेक्सिया वाले, ये 3 लेक्सिया कौन सी बताई थी? एक तो मैंने बताई थी डिसलेक्सिया, कौन सा विकार होगा? पठन संबंधी। दूसरा बताया था एलेक्सिया, कौन सा विकार होगा? पठन संबंधी। तीसरा बताया था हाइपरलेक्सिया, कौन सा होगा? पठन संबंधी। अगर मैं बात करूं पठन संबंधी, जो 3 विकार हैं, यहाँ पे जो मुख्य शब्द हमें पकड़ के चलना है वो कौन सा शब्द है? लेक्सिया। कौन सा? लेक्सिया। लेक्सिया में डिस लगा दें, डिसलेक्सिया। ए लगा दें, एलेक्सिया। हाई लगा दें, हाइपरलेक्सिया। और तीनों में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, वहां से क्लियर कर लें। दूसरी बात करूं, जो आलेखन या लेखन विकार, ये क्या होता है? इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यहां जो शब्द हमें मिलेगा वो ग्राफिया शब्द मिलेगा। ग्राफिया, तो ये अग्रेफिया कह सकते हैं, डिस्ग्राफिया कह सकते हैं, या एक शब्द और आया हुआ है डिस्प्रैक्सिया। और डिस्प्रैक्सिया मूलतः जो संबंधित है वो जो हम वर्ण लिखते हैं, भाषा लिखते हैं, इससे संबंधित नहीं है। विशेष रूप से जो संबंधित है वो मैप से संबंधित है, नक्शा से संबंधित है। अगर नक्शा नहीं बनता है, ड्राइंग आर्ट नहीं बनती है, तो कौन सा होगा? वो डिस्प्रैक्सिया होगा। अगर मैं बात करूं गणितीय, तो गणितीय विकार को हम सब लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? डिस्कैलकुलिया। अब डिस्कैलकुलिया की जगह डिस्कैलकुलिया आ जाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जगह एक नया शब्द चल रहा है अभी, और उसको नया शब्द को डिसलेक्सिया को हम और किस नाम से जानते हैं? न्यूमलेक्सिया। अगर न्यूमलेक्सिया आ जाए, डिसलेक्सिया ना हो, तो न्यूमलेक्सिया भी किसको कहा जाता है? गणितीय संबंधी विकार को। अगर मैं बात करूं भाषा संबंधी विकार, तो यहां पे क्या लगा होगा? ग्रेफिया लगा होगा। क्या होंगे? डिस्फेजिया लगा हुआ, डिस्फेजिया और अफेजिया। इसमें एक बार फिर लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या लगा होगा? फेजिया। अंत में अगर फेजिया हो
अफेजिया हो या डिस्फेजिया हो, तो कौन सा हो जाएगा? भाषा संबंधी विकार। गणितीय संबंधी है तो इसमें कैलकुलिया लगा होगा, डिसकैलकुलिया, न्यूम कैलकुलिया। अगर मैं बात करूं जो लेखन संबंधी विकार है, इस लेखन संबंधी विकार में ग्राफिया लगा होगा। क्या ध्यान रखना है? ग्राफिया, या फिर प्रैक्सिया लगा हुआ हो सकता है, जैसे डिस्प्रैक्सिया अभी मैंने आपको बताया था जो मूलतः संबंधित है नक्शा से। इसके अलावा अगर मैं पठन संबंधी विकार की बात करूं तो इसमें क्या लगा होगा? लेक्सिया, जैसे डिसलेक्सिया हो सकता है। यहां जो कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं वो लेक्सिया ध्यान रखना है। लेक्सिया, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, और तीसरा भी कौन सा बताया था? हाइपरलेक्सिया। तो इन तीनों के बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको देख लेते हैं, और वो टॉपिक अपना कौन सा है? विकासात्मक विकार। विकासात्मक विकार। अब ये विकासात्मक विकार होता क्या है? अभी पीछे हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अभी अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये विकासात्मक विकार के अंतर्गत जितनी भी बातें आएंगी वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, विकासात्मक विकार का, विकासात्मक विकार का वाहे विकार है। पहला ऑप्शन बुलिमिया, दूसरा ऑप्शन एनोरेक्सिया, तीसरा ऑप्शन एडीएचडी, और चौथा ऑप्शन है ऑटिज्म। ऑटिज्म जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? ऑटिज्म को स्वालीनता के नाम से भी जानते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है स्वालीनता, जो क्वेश्चन सीटेट में पूछा है उसको मैं अभी लिखूंगा, अभी बात करूंगा। तो पहले अगर मैं बात करूं विकासात्मक विकार का बाह्य रूप कौन सा है, तो कौन सा आंसर देंगे? ये विकासात्मक, देखो ये जो मैंने लिखे, बुलिमिया लिखा, एनोरेक्सिया लिखा, एडीएच लिखा, ऑटिज्म लिखा। पहली बात तो ध्यान रखना है, ये चारों जो विकल्प मैंने लिखे हैं इनमें कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये अधिगम अक्षमताएं नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है, पूछा जा रहा है, अधिगम अक्षमता नहीं है। फिर क्या है? ये विकासात्मक विकार है। फिर क्या है? विकासात्मक विकार है। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? एडीएचडी। ये क्या है? बाह्य विकार है। जबकि आंतरिक जो विकार होंगे, विकासात्मक विकार दो प्रकार के हैं, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक जो विकार हैं 4 प्रकार के हैं, बाह्य जो विकार हैं 2 प्रकार के हैं। और जो दूसरा वाला है वो पूछा नहीं गया कभी, और ना उसकी पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। जो वर्तमान में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो एडीएचडी पूछा जा रहा है, इसकी हमें बात करनी है। दूसरी बात, यहां पे देखिए, ये विकासात्मक विकार है, ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, आंतरिक विकार और दूसरा बाह्य विकार। आंतरिक विकार और बाह्य विकार। आंतरिक विकार कौन कौन से हैं और जो पूछे गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। कितने पढ़ने हैं? 4। और ये 4 आंतरिक विकार कौन कौन से हैं? ऑटिज्म, दूसरा बुलिमिया, तीसरा एनोरेक्सिया, और चौथा कौन सा है? चौथा बताओ।
वियोग, दुश्चिंता, विकार, वियोग, दुश्चिंता, वियोग, दुश्चिंता, विकार। कितने हो गए? 4। इसमें जो हमें बाह्य विकार में पढ़ना है वो बाह्य विकार में किसको पढ़ना है? ADHD, वेरी इंपॉर्टेंट। और इधर जो ज्यादातर अभी सीटेट का जो रूल चल रहा है उसमें इधर से कौन सा पूछा जा रहा है? ऑटिज्म। जबकि यूपी टेट की बात करूं तो यूपी टेट में कौन सा पूछा जा चुका है? बुलिमिया। बाकी एक ही दो बार ये सभी पूछ लिए गए, तो इनको बड़े सावधानी से पढ़ना है। ये जो मैं विकासात्मक विकार की बात कर रहा हूं, इनमें कुछ विकार हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाई भी है। बात समझ में आ रही है? चलो, विकासात्मक विकार की स्थिति अगर मैं देखूं इसमें, तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक देखना है इसमें? आंतरिक विकार। कौन सा देखना है? आंतरिक विकार। और आंतरिक विकार में पहला नंबर डाल लो आप, ऑटिज्म। ऑटिज्म। इस ऑटिज्म को किस नाम से जानते हैं? स्वालीनता। स्वालीनता। और किस नाम से जानते हैं? स्वपरायणता। स्वपरायणता। और किस नाम से जानते हैं? ये जितने भी नाम पूछे गए हैं वो सारे नाम आप कवर कर लो। आत्म विमोह भी इसको कहते हैं, आत्म विमोह। ये जिन विकारों की हम बात कर रहे हैं, आप अगर किसी विकासात्मक विकार या किसी अक्षमता से ग्रसित नहीं हैं, आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो लाखों करोड़ों बच्चों में होते हैं, और कुछ रोग ऐसे हैं जिनकी हमें पहचान ही नहीं होती। हम सोचते हैं इस पे कोई भूत प्यादा का चक्कर है, लेकिन जो भूत प्यादा नहीं, हम अंधविश्वास करने लगते हैं, वो चीजें नहीं है, ये रोग ही होते हैं साइकोलॉजी में जो दे रखे हैं। तो बच्चे में अगर बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, बहुत अच्छी बात है ना। लगभग हर बच्चे में कोई ना कोई, चाहे अक्षमता हो चाहे विकासात्मक विकार हो, मोस्टली 10% बच्चों में हो ही जाते हैं। 10 में, अगर परिवार में 10 लोग हैं, 10 में से एक बच्चा ग्रसित हो ही जाता है, ऐसा हमारी साइकोलॉजी कहती है। अगर मैं इसमें बात करूं, ऑटिज्म क्या है? ये अंग्रेजी नाम है, इसको हिंदी में स्वालीनता बोलें। स्वालीनता का मतलब अपने आप में लीन होना, बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना होना। स्वपरायणता का मतलब अपने आप से जिसे मतलब हो, दुनिया से कोई भी मतलब ना हो। आत्म विमोह का मतलब जो सिर्फ अपने ही अपने बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, केवल अपने बारे में जो सोचता हो, वो क्या कहलाता है? आत्म विमोह। जैसे ये शब्द लिखे हैं तो ये होता क्या है, वो इन शब्दों से क्लियर हो रहा है। स्वपरायणता, ऑटिज्म, स्वालीनता, अपने आप में लीन रहना, दुनिया से कोई मतलब नहीं। आपके घर में किसकी बारात आई है, बच्चे को कोई मतलब नहीं। कौन मेहमान आए हैं, किसी को नमस्ते करना नहीं करना, पहचानना ना पहचानना, पानी ला के देना, बिठाना, कोई मतलब नहीं है। बच्चा अपने धुन में मस्त है। यही क्या है? ऑटिज्म है। अगर कहीं परिवार में डेथ हो गई, वहां भी बच्चे को कोई मतलब नहीं है, खेल रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है। उसके घर में बारात आ रही है, वहां भी उसे कोई चिंता नहीं है, आती होगी किसी की बारात, वो जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उसी में मस्त है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। ऐसे बच्चे कैसे रोग से ग्रसित होंगे, कैसे विकास, कौन से विकार से ग्रसित होंगे? तो ऑटिज्म। और इसके ऑटिज्म के बारे में ध्यान रखना है, ये विकासात्मक विकार का कौन सा विकार है? आंतरिक विकार है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अब इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, उन लक्षणों की अगर हम बात करें तो ये जो ऑटिज्म वाले बच्चे होंगे, इसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर लक्षणों की मैं बात करूं तो पहली बात इसमें जो हमें ध्यान रखनी है कि ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। पहली बात, कौन सा विकार है?
तंत्रिका तंत्र संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें संप्रेषण की कमी पाई जाती है। और लक्षण क्या है इसमें संप्रेषण की क्या होगी, कमी होगी, संप्रेषण डाउन होगा, यानी कि ये सामने वाले से बातचीत नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। और ऐसे वो बच्चे, जैसे हमने देखा होगा कि हम किसी के घर गए और जो बच्चा है उस बच्चे को हम कुछ बोले और उसने लौट के जवाब नहीं दिया, तो हम सोचते हैं ये बच्चा बड़ा घमंडी है। तो बच्चा घमंडी नहीं है, वो ऑटिज्म से ग्रसित है। वो आपने कुछ कहा, आपने हंसने की बात करी, बच्चा हंस नहीं रहा है, आपने उससे नमस्ते किया, उसने लौट के जवाब नहीं दिया, नमस्ते नहीं लिया, तो आप सोच रहे हैं कि ये बच्चा बहुत घमंडी है। घमंडी नहीं है, ऑटिज्म है उसको। ये इसके लक्षण हैं। दूसरी बात, बालक किसी भी फंक्शन में उदासीन रहता है, अकेला रहता है, एकांतवासी है, ग्रुप में नहीं खेलता। जो बच्चा जो काम कर रहा है लगातार उसी काम को दोहराता है, उसी काम को बार बार कर रहा है। अगर उसे जिस खिलौने से खेलना है वही चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं, क्या है, ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले बच्चों की और आदतें क्या होती हैं कि जो खिलौना है उस खिलौने को चाटता है बच्चा, कौन सा है, ऑटिज्म। जो बच्चा खिलौने को बार बार चाट रहा है, दूसरा खिलौना लेना पसंद नहीं कर रहा, या जो सब्जी उसे पसंद आ गई, उसके दिमाग में आ गया कि मुझे चाय चाहिए, तो दूध नहीं पिएगा, चाय ही चाहिए, कौन सा है, ऑटिज्म है। खिलौने को सूंघना है, खिलौने को चाटना है, अकेले खेलेगा, आपसे बात करेगा तो नजरें नहीं मिलाएगा, नजरें झुका के बोलेगा या बोलेगा ही नहीं। बोलेगा तो ये नहीं सोचेगा मैं क्या बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं। ये सब लक्षण किसके होंगे, ऑटिज्म से ग्रसित बालक के होंगे। कोई प्रतिक्रिया ना देना, जो बोल रहा है बोलते बोलते रुक जाना, आपको हंसने मुस्कुराने की बात आपने कही, नहीं मुस्कुराया, तो आप कह रहे हैं ये कैसा बच्चा है, बच्चे में कोई कमी नहीं है, विकासात्मक विकार है। और वो कौन सा है, ऑटिज्म है। लक्षण समझ में आ गए होंगे। इनको रटना नहीं है, केवल दिमाग में रखना है कि बच्चा अगर अजीबोगरीब क्रियाएं करता है, ऐसी क्रियाएं नॉर्मली बालक नहीं करते, कौन सा बच्चा होगा, ऑटिज्म का होगा। अगर मैं इसके कारणों की बात करूं, चलो एक बात और बता दे रहा हूं, अभी पूछा तो नहीं गया है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये ऑटिज्म जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था, ऑटिज्म शब्द किसने दिया है, लियो केनर ने। ये शब्द किसने दिया, लियो केनर। किसके द्वारा दिया गया, लियो केनर के द्वारा दिया गया। अच्छा, दूसरी बात, इसके कारण क्या होते हैं। अभी मैंने लक्षणों की बात की, लिखे हुए हैं, अभी आपको मिल जाएंगे, केवल आप समझ लो। अगर मैं इसके कारणों की बात करूं कि ये ऑटिज्म जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है, कारण क्या है इसका, तो कारण भाई साहब क्या क्या बता दोगे। 2-3 कारण हैं, वो ध्यान रखना। एक तो ये वंशानुगत हो सकता है, वंशानुगत हो सकता है। अगर घर में, परिवार में माता पिता को है, दादा दादी को है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे में ये रोग आ सकता है। दूसरा, अगर परिवार में किसी को नहीं है फिर भी बच्चे में ये रोग आ रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है। एक तो जो वंश से आ रहा है वो वंशानुगत हो गया। दूसरा, स्पोरेडिक ऑटिज्म हो सकता है, स्पोरेडिक ऑटिज्म। ये स्पोरेडिक का मतलब कि माता पिता में, जो घर के बुजुर्ग हैं उनमें अगर ये रोग नहीं है फिर भी बच्चे में आ गया, तो आप क्या बताओगे, स्पोरेडिक ऑटिज्म है। तीसरा क्या हो सकता है, पर्यावरणीय कारक भी हो सकता है, पर्यावरणीय कारक। गर्भावस्था में माँ ने कोई मेडिसिन ऐसी यूज कर ली जिसके कारण आ गया,
या कोई पर्यावरणीय कोई अन्य कारक भी हो सकता है। और इसका जो चौथा पॉइंट है, ये मस्तिष्क में प्रॉब्लम होने से, मस्तिष्क में विकार होने से भी हो सकता है। चौथा कौन सा हो जाएगा? मस्तिष्कीय विकार, मस्तिष्क विकार, यानी मस्तिष्क में अगर कोई विकार उत्पन्न हो गया तब भी ऑटिज्म हो सकता है। बात क्लियर हो गई? अब देखो यहां से और अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस, विश्व ऑटिज्म दिवस, क्योंकि सीटेट है, कुछ भी पूछ सकता है। तो विश्व ऑटिज्म दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सन नहीं होती है दिवस की। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई साहब हर साल। और किस डेट को? 26 जनवरी को। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो इसकी कोई सन नहीं होती है। सन ये तो हो सकती है कि कब से मनाया जा रहा है। ठीक। दूसरी बात, अब ये ऑटिज्म की मैं बात कर रहा हूं, इसके लक्षण आपको समझ में आए होंगे। दूसरी बात, इस ऑटिज्म को हमारे देश में, भारत के अंदर विकलांगता में शामिल कर लिया है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि विकलांगता, हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड में इसको हम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत इसको हम ऑटिज्म को हमने किस में शामिल कर लिया है? विकलांगता में। हालांकि ये विकासात्मक विकार है, विकलांगता नहीं है, लेकिन भारत में जो भारतीय न्यास अधिनियम 1999 है उसके तहत हमने इसको विकलांगता में शामिल किया है। लिख लेते हैं, भारतीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत हमने इसे विकलांगता में शामिल किया है, विकलांगता में शामिल किया है। ठीक है। अगर एक बच्चा एकांतवासी है, कौन सा विकार होगा? ऑटिज्म होगा। एक बच्चा अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है, असामान्य व्यवहार कर रहा है, असामाजिक व्यवहार कर रहा है, कौन सा विकार होगा? ऑटिज्म होगा। एक बालक, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बालक जो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता है और असामान्य व्यवहार कर रहा है, कौन सा बालक है? ऑटिज्म। सीटेट 2019 पूछा हुआ क्वेश्चन, और उसमें ऑटिज्म ऑप्शन नहीं था, स्वपरायणता था या स्वालीनता, स्वालीनता शब्द आया था, तो स्वालीनता बोले, स्वपरायणता बोले, आत्मविमोह बोले, ऑटिज्म बोले, एक ही बात है। बात क्लियर हो गई? अब देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन और सीटेट ने पूछा है, ऑटिज्म है, ऑटिज्म है, इसके विकल्प सुनिए। संप्रेषण विकार, संप्रेषण विकार, सामाजिक विकार, रूढ़िबद्ध व्यवहार या रूढ़िबद्ध विकार,
और चौथा ऑप्शन था इसका उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? उपर्युक्त सभी। क्यों होगा? अब इसको सुनिए। संप्रेषण का मतलब बच्चा बातचीत नहीं कर पा रहा है, बोलते बोलते रुक जा रहा है, या उसके पास अचानक से शब्दकोश खत्म हो गया, सामान्य बच्चों की तरह बातचीत नहीं कर पा रहा है, बात कर पा रहा है तो नजरें झुका लेता है, और नजरें झुका लेता है तब भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बोल नहीं पाते। सिर नीचे कर लिया, तुम क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, हाँ हूं, कोई आंसर नहीं देते। दूसरी बात, सामाजिक विकार का मतलब क्या है कि समाज से अंतःक्रिया स्थापित नहीं कर पाता। आपके मोहल्ले में, आपके समाज में क्या हो रहा है इससे उसे कोई मतलब नहीं है, आपके घर में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कौन मेहमान आ रहा है कौन जा रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं है। कौन सा हो जाएगा? सामाजिक विकार। तीसरी बात, रूढ़िबद्ध व्यवहार। रूढ़िबद्ध व्यवहार करता है। अब रूढ़िबद्ध व्यवहार क्या होता है? रूढ़िबद्ध व्यवहार का मतलब है कि बच्चा जहां खेल रहा है वहीं खेलेगा, यानी कि परिवर्तन का विरोध करेगा। जो खिलौना उसे चाहिए उसी से खेलेगा जिससे वो पहले से खेलता आ रहा है। नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, परिवर्तन का विरोध करेगा, बार बार एक ही व्यवहार को दोहराएगा। जैसे कोई दीवार में सर मार रहा है तो दीवार में सर मारेगा। बार बार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही क्रिया को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो बार बार एक ही व्यवहार को रिपीट करना भी क्या है? यह रूढ़िबद्धता है। परिवर्तन का विरोध करना है। इनकी रुचियां जो होती हैं वो सीमित होती हैं। ये नहीं है कि आज ये कर रहे हैं कल ये करेंगे परसों ये करेंगे, वो नहीं। एक जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वही इनकी रुचियां हैं। इनकी रुचियां सीमित होंगी, कम से कम होंगी, संपर्क इनके कम से कम होंगे, लोगों से ज्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, और उनकी जो बात है उसका जवाब भी नहीं देंगे। बात क्लियर हो गई? अब देखो, इसके अलावा दूसरा क्या है अपना? बुलिमिया। बुलिमिया। अब बुलिमिया रोग क्या होता है? बुलिमिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताओ, बुलिमिया का अर्थ क्या होता है? हाँ, इसे एक नाम से और जाना जाता है, क्षुधा अतिशय। दूसरा इसका नाम क्या है? क्षुधा अतिशय। किस नाम से जानते हैं? क्षुधा अतिशय के नाम से। अच्छा, बुलिमिया का अर्थ क्या होता है? सीधे सीधे अगर हम अर्थ की बात करें तो बताओ, है कुछ? भोजन ग्रहण करना, यानी कि बुलिमिया का मतलब है भोजन ग्रहण करना। अब भोजन तो हर व्यक्ति ग्रहण करता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति को बुलिमिया है? नहीं है। फिर ये लोग वो लोग हैं, ये खाना, ये ऐसे बच्चे हैं कि ये खाना जब तक खाते हैं जब तक इनका पेट ना दुखने लगे, और इनका पेट निकल के बड़ा हो जाएगा, और पूरे दिन ये अपने पेट को दिखाते घूमेंगे कि देख मेरे पेट में ये हो गया, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। पूरे दिन ये पेट के बारे में ही चर्चा करेंगे। ऐसे लोगों को कौन सा रोग होता है? बुलिमिया। कभी चूरन खा रहे हैं भाई साहब, कभी और टैबलेट खा रहे हैं, कभी और गोली खा रहे हैं, पूरे दिन अपना पेट दिखाते घूम रहे हैं, लेकिन मेन जो समस्या है वो नहीं देख रहे, खाना ज्यादा खा रहे हैं। समस्या और भी हो सकती है, लेकिन बुलिमिया का अर्थ क्या है? क्षुधा अतिशय, यानी कि अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करना, भोजन को ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं। अब देखो, ये जो बुलिमिया है ना, ये दो टाइप का होता है। एक तो पर्जिंग होता है और दूसरा नॉन पर्जिंग होता है। अब पर्जिंग और नॉन पर्जिंग में क्या अंतर है? अब पर्जिंग बुलिमिया वो है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने भोजन ज्यादा खा लिया, इसको अब भोजन को
जब नहीं पच रहा, दिक्कत समस्या हो रही है, ऐसी स्थिति में ये मुंह में उंगली वगैरह डाल के भोजन को बाहर निकालते हैं। और ये कौन लोग हैं भाई साहब कि इन्होंने जो भोजन ज्यादा कर लिया, ये इसको पचाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं। तो सड़कों पर जो दौड़ते हैं वो नॉन पर्जिंग है, और पर्जिंग बुलिमिया क्या है कि इस भोजन को इन्होंने किसी अन्य माध्यम से इनको बाहर कर दिया, उल्टी कर ली, उंगली डाल के पलटी कर ली, तो ये क्या कहलाएगा? पर्जिंग। दोनों में अंतर समझ में आ गया। मेन बात यही ध्यान रखनी है, ये भोजन जो अधिक ग्रहण करते हैं, अधिक भोजन ग्रहण संबंधी रोग है। और ये रोग जो बच्चों में सामान्यता होता है, ये कब होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था के बच्चे, खाना अच्छा लग गया, शाम को खाने बैठ गए, उन्हें पेट से कोई मतलब नहीं है, जहां 2 खाते हैं 3 खाते हैं वहां 5 या 6 खा रहे हैं, और रात भर फिर भाई साहब लेट गए, और रात भर फिर उन्होंने उल्टे सीधे सपने देखे। अरे जो उल्टे सीधे सपने रात में देखते हुए क्यों आते हैं? भोजन ज्यादा ग्रहण करने से, पेट की क्रिया खराब होने से, दिनचर्या खराब होने से। इसी के विपरीत कौन सा है? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया ये दूसरा हो गया, ये अपना तीसरा हो गया। अब एनोरेक्सिया किसका विपरीत है? बुलिमिया का। अब विपरीत का मतलब यहां भोजन ज्यादा ग्रहण करना, तो यहां भोजन कम ग्रहण करना। और ये जो रोग है, ये आज की डेट में किशोरावस्था में किसमें मिलेगा? लड़कियों में। लड़कियां क्या करती हैं भाई साहब? खाना उन्होंने खा लिया अपने आप को हैंडसम दिखाने के लिए, अच्छा लगे, बॉडी सही रहे, शरीर की हालत ठीक ठाक रहे, इसको अच्छा दिखाने के लिए शाम को ये 2 रोटियां कम खाएंगे, 4 खाती हैं 2 खाएंगे। दिन में भी पूरे दिन 2 या 1-2 रोटी में पूरा दिन ये गुजार देते हैं। तो ऐसे लोग जो भोजन कम करते हैं, उन्हें जो विकार है, विकासात्मक विकार, और उसका भी कौन सा? आंतरिक विकार, वो कौन सा है? एनोरेक्सिया। दोनों समझ में आ गए? ये जो एनोरेक्सिया शब्द है, ये विलियम गल ने दिया है। ये जो शब्द किसने दिया है? एनोरेक्सिया विलियम गल ने, विलियम गल ने दिया है। कौन सा शब्द? एनोरेक्सिया। यहां तक की बात क्लियर हो गई? अब देखो होता क्या है, वियोग दुश्चिंता विकार, एक चौथा और बचता है, उसके बाद जो बाह्य विकार है उसकी हम बात करेंगे। इसका जो चौथा पार्ट है वो कौन सा है? वियोग दुश्चिंता विकार। अब वियोग दुश्चिंता विकार ये क्या होता है भाई साहब? ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ये अक्षमता है या विकासात्मक विकार है? तो कौन सा है? विकासात्मक विकार है, अक्षमता नहीं है। ये ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनेंगे कि निम्न में कौन सी अक्षमता है, कौन सी नहीं है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है। तो अगर मैं वियोग दुश्चिंता विकार की बात करूं, तो ये जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनमें पाया जाता है, और छोटे छोटे बालक में ये दुश्चिंता विकार पाया जा रहा है। तो यहां शब्द दिखाई दे रहा होगा दुश्चिंता, यानी कि वो चिंता जो नहीं करनी चाहिए, ऐसी चिंताएं जो चिंता करना गलत है। और ऐसी चिंताएं बच्चे तो करते ही हैं, बड़े भी करते हैं। तनाव में रहना, ये तनाव भी क्या है? दुश्चिंता है। इसके तनाव के साथ साथ जो बालक होता है, वो बालक को एक इस विकार में एक डर बना रहता है बच्चे के लिए कि मैं अपने कहीं माता पिता से अलग ना हो जाऊं। और इस बात की उसे चिंता इतनी सताती है कि बच्चा ना तो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के लिए अगर भेजोगे तो रोएगा, माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, घर से बाहर खेलने नहीं जाएगा, टेंशन है मम्मी पापा कहीं चले जाएंगे, मम्मी नानी के घर ना चली जाए।
अगर और देखें, अगर कहीं फंक्शन हो और फंक्शन में भी बच्चे को भेजो, अकेला नहीं जाएगा, या तो मम्मी साथ जाएं या पापा साथ जाएं। तो ये सब क्या हैं, दुश्चिंताएं हैं। और इनके अंदर, इन बच्चों के अंदर जो डर बना रहता है कि माता पिता कहीं छोड़ के ना चले जाएं, यही क्या है, वियोग दुश्चिंता विकार है, जो विकासात्मक विकार का आंतरिक विकार है। बात क्लियर हो गई? एक बार देख लेते हैं इनको, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकासात्मक विकार। इसमें ध्यान रखना है कि अक्षमताएं नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक विकार जिसमें ऑटिज्म, बुलिमिया, एनोरेक्सिया, एसएडी, वियोग दुश्चिंता विकार। बाह्य विकार कौन सा है, एडीएचडी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में लगातार पूछा जा रहा है। और इसमें जो ज्यादातर पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, और ये जो पूछा गया यूपी टेट, 2 बार पूछ लिया टेट ने इसको, बुलिमिया क्या है। इसके अलावा ये ऑटिज्म मैंने बताया, असामान्य व्यवहार वाले बच्चे। बुलिमिया क्या है, बुलिमिया के बारे में मैंने बताया, खाते जा रहे हैं, पेट निकलता जा रहा है, और फिर बाद में पेट निकल गया तो दुनिया को दिखाते घूम रहे हैं, तब क्या करें। एनोरेक्सिया क्या है, अपने आप को स्वस्थ फिट दिखाने के लिए भोजन कम करना, क्या कहलाएगा, एनोरेक्सिया। और ये एसएडी, ये कौन सा, वियोग दुश्चिंता विकार। इसमें क्या है, बच्चों को इस बात का डर बना रहता है कि कहीं माता पिता से बिछड़ ना जाए, तो इसलिए ना ये स्कूल जाना पसंद करते, ना ये कहीं खेलना पसंद करते, हर समय तनाव में रहते हैं। रात में भी भाई साहब बिस्तर पर अगर लेटे हैं तो रात में पेशाब कर लेंगे, रात में उठ के बैठ जाएंगे, और जैसे उठ के बैठेंगे मम्मी पापा चिल्लाना शुरू कर देंगे। कौन सा है, वियोग दुश्चिंता विकार। ये जो विकासात्मक विकार हैं, ये दुनिया में लगभग अधिकांश लोगों को होते हैं। लगभग मैंने बता दिया, 10 में से एक व्यक्ति को तो होगा ही, परिवार में 10 सदस्य हैं तो। और आपके परिवार में नहीं है तो आप बहुत अच्छे हो। दुनिया में राजेश खन्ना का गाना सुना है, कौन सा, हाँ, अपना गम फिर भी कम है। हाँ, दुनिया में इतने गम हैं, अपना गम फिर भी कम है। तो वही है कि आप अगर इनसे बचे हुए हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। इसके अलावा इसकी हमने बात कर ली। ऑटिज्म क्या है, स्वालीनता, आत्मविमोह, स्वापायता कैसा है, आंतरिक विकार है। दूसरी बात, ये शब्द किसने दिया, लियो केनर ने दिया। कारण वंशानुक्रम, मस्तिष्क में विकार, पर्यावरण कारक हो सकता है। और तीसरा मैंने कौन सा बताया था, स्पोरेडिक ऑटिज्म हो सकता है। 2 लिखे हुए हैं, 2 फिर सुन लो, स्पोरेडिक ऑटिज्म और पर्यावरणीय कारक। वही बातें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। अंतःक्रिया नहीं कर पाता, कम बोलता है, बोलते बोलते रुक जाता है, जो आप कह रहे हो उसकी प्रतिक्रिया या उत्तर नहीं देता, ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। आगे अगर देखूं, विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 से विकलांगता में शामिल किया गया। हाल ही में किस विकार से ग्रसित बच्चों की विश्व टीम का गठन किया गया है, इंपोर्टेंट फॉर सीटेट। हाल ही में एक टीम बनी है, फुटबॉल की टीम, और ये जो जिस रोग से ग्रसित बच्चों की बनी है, जिस विकासात्मक विकार से ग्रसित बच्चों की टीम जो बनी है, इसमें 22 बच्चे शामिल किए गए हैं, और ये विश्व फुटबॉल टीम का गठन किया गया। ये जो बच्चे हैं ये किससे ग्रसित हैं, ऑटिज्म से ग्रसित हैं। इसके अलावा बुलिमिया बता दिया मैंने, 14 हाथ से भी कहा जाता है। इसमें बच्चे खाते जाते हैं, और जब तक पेट में दर्द ना हो तब तक खाएंगे। इसमें पेट बड़ा हो जाता है, हो ही जाएगा जब खाओगे तो। एरोनिक्सिया, ये किशोरावस्था में होता है, और क्यों होता है वो सब बातें आपको हो गई। इसके अलावा वियोग दुश्चिंता मैंने बता दिया, बालक को इस बात का डर बना रहेगा कि माता पिता छोड़ के ना चले जाएं। इसकी अगर इसको हम शॉर्ट में बोले तो एसएडी, सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर। अगला देखिए एडीएचडी, इसको और देख लेते हैं, नहीं क्लास लंबी हो जाएगी, बाकी इसके कल मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा।
ये ADHD क्या है? तो पहली बात तो ये विकासात्मक विकार है, अधिगम अक्षमता नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग में मैंने करवा दिया। दूसरी बात, ये जो विकासात्मक विकार है ये आंतरिक है या बाह्य? बाह्य। पहली बात अक्षमता नहीं है, दूसरी बात बाह्य विकासात्मक विकार है, तीसरी बात ADHD की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है CTET एग्जाम के अंदर, और फुल फॉर्म इसकी देखो आप क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फुल फॉर्म पूछी गई है, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट। बाकी और किससे संबंधित है वो बात मैं कर रहा हूं, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें होता क्या है ADHD में, या ADHD में बस एक ही बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो बच्चा है वो बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता एक जगह, अटेंशन की स्थिति में नहीं रहता, उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। अगर आप कहोगे कि किसी वस्तु पर थोड़ी देर ध्यान लगा ले, यानी किसी वस्तु को थोड़ी देर देख भी नहीं सकता, वहां भी नजर उसकी एक जगह नहीं टिकेगी। तो जिनकी नजर एक जगह नहीं टिकती, जिनका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होता, वो कौन सा होगा, विकासात्मक विकार ADHD होगा, विकासात्मक विकार का बाह्य विकार है। दूसरी बात, और इसमें क्या होता है, इसमें अवधान न्यूनता की प्रक्रिया होती है, और दूसरी बात, ये जो बच्चे हैं ये जब बोलते हैं तो एकदम बहुत तेजी से बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं इनको इससे कोई मतलब नहीं होता, उल्टे सीधे शब्द इनके मुंह से निकलते हैं। न्यूनता अतिक्रिया विकार है, ये बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, आवेगशीलता बहुत ज्यादा होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आत्मघाती होते हैं ये लोग, अपनी हो सकता है अपनी नस काट लें, हो सकता है अपने कहीं ब्लेड मार लें, हो सकता है ये मर जाएं। ये कौन से बच्चे हैं, ADHD। इनसे माता पिता को बड़ी टेंशन होती है, अकेला छोड़ भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, कह दिया तो जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। कौन सा रोग है, ADHD। अत्यधिक बोलना, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, किसके सामने क्या बोलना है नहीं बोलना है कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, बीच में बोलना, आप खड़े खड़े बात कर रहे हो, इन्होंने बीच में ही आके बोलना शुरू कर दिया। दूसरी बात, स्कूल का कार्य न कर पाना, यानी कि लौट के आए तो इन्हें कोई मतलब नहीं कि हम स्कूल क्यों गए क्यों नहीं गए, क्या करना है नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है। नियमों को तोड़ना, ये किसी नियम को भी नहीं मानते। ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आज क्लास यही स्टॉप करते हैं, कल इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।